हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक BHU, DU, MG, KVP, और आपका सिलेबस एंड टॉपिक दोनों मैच करता है इस क्लास से, तो आप इससे पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। और आज यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। आज हम लोगों को पढ़ना है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन एटीट्यूड एंड वैल्यू फॉर्मेशन विथ रेफरेंस टू फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग को पढ़ना है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, इनका क्या रोल होता है एटीट्यूड और वैल्यू के फॉर्मेशन में, यानी कि अभिवृत्ति और मूल्यों के निर्माण में परिवार, समुदाय, विद्यालय और युवा संगठन की भूमिका को आज के क्लास में हम देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है मुझे, तो हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा आज आपको फ़र्क मिले। जो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली का क्या रोल है, कम्युनिटी का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है एटीट्यूड और वैल्यू के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में। एक एक करके हम देखेंगे। फैमिली को देखेंगे कि वो कैसे एटीट्यूड, वैल्यू को निर्माण करता है, करने में मदद करता है। फिर उसके बाद स्कूल को देखेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। जो भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। सेशन कैसा लगेगा, कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले फैमिली यानी कि हम परिवार को देख रहे हैं कि परिवार की क्या भूमिका होती है। एटीट्यूड को यहाँ पे हम लोग अभिवृत्ति से रिलेट करेंगे। अभिवृत्ति यानी आदत, ठीक ना। तो अभिवृत्ति से रिलेट करना है और वैल्यू आप जानते ही हैं कि मूल्य। तो परिवार क्या होता है, परिवार आपको पता होगा कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है। प्राथमिक यानी या प्राथमिक कह सकते हैं या पहली शिक्षा का केंद्र होता है। परिवार में ही आपको पहली शिक्षा मिलती है। तो हम देखेंगे कि परिवार के अंदर हमें पहली शिक्षा कैसे मिलती है और इस शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर एटीट्यूड और वैल्यू कैसे डेवलप होते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजिकल वैल्यू देखें कि साइकोलॉजिकल वैल्यू परिवार के अंदर डेवलप होते हैं, लव, केयर, रिस्पेक्ट, हेट। आप देखते होंगे कि परिवार के अंदर आप के जो माता पिता होते हैं वो आपको पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं, आपका देखभाल भी करते हैं और आपको सम्मान करना भी सिखाते हैं कि दादी का पैर छू दो, बाबा का पैर छूना सुबह उठ के। और जो गंदी चीज़ें होती हैं उससे आपको दूर रखते हैं, आपको पास नहीं जाने देते हैं। तो गंदी चीज़ों से नफ़रत करना होता है। तो प्यार, देखभाल, सम्मान, नफ़रत, ये सारी जो मनोवैज्ञानिक मूल्य हैं हमें परिवार में सीखने को मिलता है, ये चीज़ है। फिर इसके बाद पर्सनल वैल्यू यदि हम देखें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वैल्यू है या जो आदत है वो भी हमें परिवार के बीच में ही रहकर सीखने को मिलता है बच्चों को। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि माता पिता द्वारा अक्सर बच्चे को कहा जाता है। आप देखेंगे घर में जब कोई गेस्ट आता है या फिर कोई
पास पड़ोस का, रिलेशन के आ जाते हैं तो अक्सर माँ बाप बच्चे को बोलते हैं, बाबू नाम बता दो, बेटा नाम बता दो, अपना अंकल को नाम बता दो, पोयम सुना दो, अच्छा वो वाला पोयम सुना दो। तो ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों माता पिता बोलते हैं कि अपना नाम बता दो, पोयम सुना दो, ताकि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। तो जो आत्मविश्वास की आदत है, मूल्य है, उसको विकसित करने में परिवार का अहम योगदान होता है। उसी तरह आप देखते हैं कि जो परिवार के लोग होते हैं वो अपने बच्चों में हिम्मत, बहादुरी का भी गुण इनकलकेट करते हैं। दीपावली का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है हिंदुओं में, आप देखे होंगे। दीपावली पर पिताजी बहुत सारा छुरछुरी लेके आते हैं। छुरछुरी वो होता है जिसमें माचिस लगा देते हैं तो चिंगारी जैसे वो ऊपर उड़ता हुआ आसमान में ऐसे ऐसे करके जाता है। आप बचपन में जलाए होंगे छुरछुरी, यदि जलाए होंगे तो कमेंट में बताइएगा। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो पिताजी उनको हाथ में थमाते हैं कि लो छुरछुरी जलाओ बेटा, लेकिन वो डरता है आग वगैरह से, कहता है नहीं नहीं हम नहीं इसको जलाएंगे पापा, हम छुरछुरी नहीं उड़ाएंगे। तो पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं उड़ाओ लो, और जला भी देते हैं माचिस लेके। और जैसे ही चिंगारी उड़ने लगता है, बच्चा शुरू में थोड़ा डरता है, लेकिन पापा क्या बोलते हैं कि डरो मत, मैं बगल में खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तो बच्चा नहीं डरता है, फिर वो चिंगारी उड़ते हुए पूरा देखता है कि कुछ नहीं हुआ, और पूरा चिंगारी ऊपर ऐसे ऐसे करके चल भी गया। बच्चे को बहुत मज़ा आता है, और वहीं से उसके अंदर जो डर है वो खत्म हो जाता है, और बहादुरी, हिम्मत, हौसला जो भी कह लीजिए, ऐसे गुण उसके अंदर विकसित हो जाते हैं। तो जो परिवार होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या बहादुरी हो, हिम्मत हो, इस प्रकार के वैल्यू को इनकलकेट करता है अपने बच्चों में अनेक गतिविधियों के माध्यम से। इसके बाद परिवार के अंदर ही बेसिक ह्यूमन वैल्यूज भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि कंपैशन हो गया, करुणा हो गया, दया की भावना जो होती है वो सिखाया जाता है, टॉलरेंस, सहनशीलता सिखाया जाता है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का गुण सिखाया जाता है। आप पूछेंगे सर ये सारे गुण कैसे सिखाया जाता है, ज़रा बताइए। तो देखिए, एक घर है और एक घर में पिताजी क्या करते हैं, एक खिलौना लाते हैं। खिलौना किसके लिए लाते हैं? घर में जो छोटा बच्चा था उसके लिए लाते हैं। घर में 2 भाई बहन है, मान लीजिए 2 भाई बहन हैं। तो जो छोटा वाला बच्चा है ये आपकी सिस्टर है, ये एल्डर सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, ठीक है। ये बड़ी सिस्टर है, और ये जो भाई है, ब्रदर है, ये छोटा भाई है, क्या है, स्मॉल है घर में। तो आप देखते होंगे कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिताजी ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़े वाले को थोड़ा इस सब से दूर रखा जाता है। तो पापा क्या थे कि बाज़ार से आए और छोटे वाला जो बच्चा था उसके लिए खिलौना ले आए। तो खिलौना ले आए तो अब उनकी जो बड़ी लड़की थी बेचारी इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है कि खिलौनों से प्रेम नहीं है, 1 आध 2 साल का दोनों में अंतर है। तो वो बड़ी वाली बच्ची के लिए खिलौना नहीं लाए, क्योंकि छोटे बच्चे को अक्सर प्यार मिलता है, घर में हम लोग का प्रथा है। तो अब क्या हुआ कि बहन अपने भाई से खिलौना छीनने लगी कि दो, मुझे भी दो, मैं भी खेलूंगी। लेकिन छोटे बच्चे को आप देखे होंगे, कोई खिलौना वगैरह पकड़ा दीजिए तो जान से ज़्यादा प्यारा होता है, वो देने को बिल्कुल तैयार ही नहीं होते हैं। तो उस समय जब दोनों आपस में लड़ने लगे, बहन बोल रही है नहीं ये खिलौना मुझे दे दो, और जो छोटा बच्चा है वो कह रहा है मैं अपना खिलौना तुम्हें नहीं दूंगा, इस टाइप से। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। तो वहाँ पे जब पिताजी रहेंगे या माता रहेंगी तो कहेंगी, पिताजी बोलते हैं कि खिलौना बेटा दीदी को भी दे दो, यानी करुणा की भावना, दीदी खिलौने के लिए तड़प रही है तो उस पे दया करो, थोड़ा उसको भी खिलौना दे दो। तो बच्चे में इस तरीके से बचपन से ही दया की भावना को इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पिताजी बोलते हैं बच्ची को कि बेटी रो नहीं, कल तुम्हारा भी खिलौना ला देंगे। बच्ची से बोलते हैं कि आज तुम्हारे छोटे भाई का खिलौना लाए हैं, तुम आज भर रुक जाओ, कल तुम्हारा भी खिलौना हम ला देंगे, लड़ो मत। तो इसके माध्यम से उसके अंदर सहनशीलता का गुण विकसित होता है कि आज भर सह जाओ, चीज़ों को कंट्रोल कर लो, मैनेज कर लो, कल तुम्हारा भी आ जाएगा। और अब चूंकि तुम्हारा खिलौना नहीं ला पाया मैं, छोटे वाले ही भाई का ला पाया, तो छोटे भाई को नहीं मारते हैं, उससे खिलौना लूटने के लिए तुम अपने छोटे भाई को मत मारो, मैं तुम्हारा बोला ना कल खिलौना ला दूंगा। तो नॉन वायलेंस के भी गुण को डेवलप किया जाता है कि मारपीट नहीं करना है। कोई चीज़ें हैं तो अगर कोई और भी साथ में है तो बांट के खाइए, पीजिए, दे दीजिए थोड़ा सा उसको भी। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक्सेप्ट कीजिए, सहनशीलता भी लाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि पाने के लिए
कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो परिवार के अंदर ही ये सारे गुण हमें सीखने को मिलते हैं। उदाहरण मैंने इसलिए डाले हैं, मैं डायरेक्टली भी इन सारे चीज़ों को आपको बोल सकता था, थोड़ा समझ आपको जल्दी आ जाएगा। सिटीजनशिप वैल्यू भी हमें परिवार के अंदर ही सीखने को मिलता है। जो माता पिता होते हैं वो अच्छे मानकों का उदाहरण बच्चों को देकर बच्चे के जिज्ञासा को शांत करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर देखा जाता है कि उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एक टीवी है और टीवी में न्यूज़ चल रहा है, और टीवी में न्यूज़ में क्या बताया, आज की ताज़ा खबर, चार चोरों ने एक घर पे डाका डाला और वहाँ से धन, जेवर और बुनियादी चीज़ें चोरी कर ली। तो ऐसा जब न्यूज़ में बच्चा देखा तो वो अपने पिता से पूछता है, पापा पापा चोर क्या होता है? तो उसके पिताजी बोलेंगे कि चोर अपराधी होते हैं, यानी ऐसा काम करते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन इस चोर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस भी होता है। और जब हम कोई चोरी करते हैं या कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ के बहुत डंडे मारता है, जेल में ले जाता है। तो बच्चा तो सिर्फ चोर के बारे में पूछा था, लेकिन चोर के बारे में पूछा तो पिताजी सिर्फ ये नहीं बताया कि चोर चोरी करने वाले को बोलते हैं, वो साथ में ये भी बता दिए कि चोरी करने पे पुलिस बड़ी डंडे मारती है और पुलिस उन्हें पकड़ने का काम करती है। तो बच्चा पुलिस बनना चाहेगा, क्योंकि पुलिस का यहाँ पे बहादुरी वाला काम दिख रहा है। तो इस प्रकार से जो नागरिकता के गुण हैं ऐसे बता दिए जाते हैं बच्चे को। पिताजी किसी पार्क में लेके गए, वो पार्क गांधी नेशनल पार्क था मान लीजिए, तो हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी होगी। तो बच्चा पूछेगा, पापा पापा एक किसकी मूर्ति है? बोलेंगे महात्मा गांधी की है। बच्चे बड़ी क्वेश्चन करते हैं। फिर वो पूछेगा ये कौन गांधी है, क्या मतलब कौन गांधी है बताइए? तो वो बोलेंगे कि गांधी जी जब देश हमारा, मतलब वो बताएंगे कि गांधी जी ने दुश्मनों को मार के भगाया था, क्योंकि उस समय आप सिद्धांतों को व्याख्या करके एकदम बताएंगे तो बच्चा है वो कहाँ समझ पाएगा। तो कहानी अंदाज में बताते हैं, पहले देश में बहुत बड़े बड़े दुश्मन थे, उन्हें मार के गांधी जी ने भगा दिया डंडे से, ऐसा बता देते हैं। तो बच्चे के मन में एक धारणा बन जाती है कि मतलब ऐसे भी इस देश में हैं जो दुश्मन आते थे तो उसको मार के भगा देते थे। तो वो जानने की वहाँ से कोशिश करेगा, फिर थोड़ा और जानेगा, तो गांधी जी के बारे में गांधी जी के जीवन के बारे में जानेगा, तो जाहिर सी बात है उसको अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से सारे गुड डेवलप होते हैं। परिवार के अंदर ही मोरल एंड सोशल वैल्यूज भी सीखने को मिलते हैं। देखते होंगे कि जो आपकी दादी अम्मा होंगी या नानी अम्मा होंगी, धार्मिक कथाएं सुनाती होंगी, राम भगवान का या फिर सीता मैया का, जो भी देशभक्ति की कहानी आपके दादाजी सुनाते होंगे। महात्मा गांधी बचपन में नकल नहीं मारते थे, एक बार मांस और मदिरा या दारू का सेवन कर लिए थे तो अपने पिताजी से रो रो के बता दिए थे। तो इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुना सुना के बच्चों में सत्य का गुण डाला इनकलकेट किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी में सत्य का गुण कहाँ से आया, वो सत्य के लिए इतना प्रतिबद्ध क्यों रहते थे? क्योंकि जो उनकी माँ थी उनको बचपन में राजा हरिश्चंद्र के कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उन्हीं का ये असर था। बचपन में हम जैसी कहानी सुनाते हैं वैसे ही जो वैल्यू हैं वो बच्चे में इनकलकेट हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे वैल्यूज़ या एटीट्यूड इनकलकेट करने का जो तरीका है या मेथड है, वो कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला सबसे जो प्रसिद्ध मेथड है वो आपका है इमिटेशन। इमिटेशन को हम हिंदी में अनुकरण बोलते हैं, कि अगर आप बच्चे को जो चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसको वैसा करके दिखाइए, उसके सामने कोई मॉडल प्रस्तुत कीजिए, उस प्रकार का खुद ही आप करके दिखाइए, आप वैसा बन जाइए, वैसा व्यवहार करिए। तो बच्चे क्या है, नकल बड़ी जल्दी मारते हैं, वो कुछ भी चीज़ें देखेंगे सेम वैसा ही करने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा चीज़ें करेंगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। गुड एग्जाम्पल दीजिए, अच्छे उदाहरण उनके सामने रखिए किसी भी चीज़ के, उनको स्टोरी अच्छा सुनाइए। रेडियो या टेलीविज़न अगर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें लगा के देखिए कि बच्चा वहाँ से कुछ सीख सके, उससे प्रभाव अच्छा जाए। अब आप मान लीजिए बच्चा है, उसके सामने आप खूब अश्लीलता वाला वीडियो, वल्गर वीडियो देखने लगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी गैम्बलिंग की दुनिया में जाना चाहेगा। रिवार्ड के माध्यम से आप उसको कुछ सिखा सकते हैं, पनिशमेंट के माध्यम से कुछ वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं कि अगर तुम चोरी करोगे
तो तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, तुम्हें घर में खिलौने भी नए नए नहीं ला के देंगे। तो तुम बगल वाले पड़ोस के कोई सामान मत चुराना, क्योंकि बच्चे नटखटी होते हैं, कहीं से कुछ उठा के ले आते हैं। तो इस प्रकार से पुरस्कार पनिशमेंट के माध्यम से आप उनको कुछ सिखा सकते हैं। घर में अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगा दीजिए, उनको क्यूरियोसिटी होगी, वो पूछेंगे, फिर आप उनको बताइए, प्रेयर कराइए। प्रेयर कराने से वो ओबीडियंट बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, उनमें अच्छी भावना का विकास होगा। तो इन सब माध्यम से परिवार क्या करता है, एटीट्यूड और वैल्यू को इनकलकेट करता है बच्चों के अंदर। आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि स्कूल कैसे इनकलकेट करता है वैल्यू और एटीट्यूड को बच्चों के अंदर, उनके दृष्टिकोण को विकसित करने में कैसे ये रोल करता है। स्कूल के अंदर देखेंगे आप, साइंस पढ़ाया जाता है, विज्ञान या मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। उससे क्या होता है, बच्चे में रेशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, क्वेश्चनिंग स्किल आता है। विज्ञान में अगर जो भी पढ़ रहा है बच्चा, तो क्वेश्चन करेगा कि ये ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि विज्ञान प्रमाण पे आधारित एक विषय है। अगर वो एसएसटी पढ़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर मोरल एंड सोशल वैल्यूज स्थापित होंगे। वो गांधी जी का जीवनी पढ़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सब स्वतंत्रता आंदोलन वाला चीज़ें पढ़ेगा, तो उसके अंदर वैल्यूज डेवलप होंगे हिस्ट्री पढ़ के। हिंदी में देखते होंगे कि नीड़ का निर्माण करके एक पोयम आता है, झांसी की रानी पोयम है। तो मोटिवेशनल पोयम या जो देशभक्ति पे आधारित कविताएं हैं, उनको सुन के उसके अंदर देशभक्ति का गुण डेवलप होगा। स्टोरी अच्छी अच्छी होती हैं, इससे होते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, बहादुरी का गुण उसके अंदर इनकलकेट होगा। फिर इसके बाद बच्चे जो डायरेक्टली सीखने का कोशिश करते हैं, वो बिहेवियर ऑफ टीचर, यानी रोल ऑफ टीचर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो शिक्षक को देख के बड़ी तेज़ी से सीखने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे में शिक्षक को एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। इस विधि को आप आदर्श अनुकरण कह सकते हैं कि यहाँ पे टीचर को एक आइडल बनना होगा, उसको वो देखेगा और वैसे ही बच्चा भी बनने का कोशिश करेगा। और ये चीज़ मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मैं जब बड़ा हो गया था, टीटीसी के पीरियड में था, टीचर ट्रेनिंग कोर्स के पीरियड में, तो मैं अपने जब प्रोफेसरों को देखता था तो उनके जैसे बनने की बड़ी कोशिश करता था या कर रहा हूँ, लेकिन आज तक न बन पाया हूँ। मुझे नहीं लगता है कि उनका व्यक्तित्व मैं ग्रहण कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत महान थे। तभी मैं आपको आज यहाँ पे कुछ पढ़ा पाता हूँ। अगर वो अच्छे से मुझे नहीं पढ़ाते तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बोलने लायक नहीं रहता। जो भी है गुरुओं का देन है। तो अपने प्रोफेसर के जैसे बनने का मेरी जो लड़ाई है वो निरंतर है, और मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ। मैं उनका नाम आगे तक ले जाना चाहता हूँ। एक छात्र के रूप में मेरी सबसे बड़ी मेरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है, यही है। और प्रेरणा का स्रोत जो टीचर होते हैं ना, वो बच्चों के प्रेरणा का स्रोत होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। बच्चे टीचर से बहुत सीखने का कोशिश करते हैं, इसलिए टीचर को ना कुछ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या कुछ भी वैसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि एक पीढ़ी में गलत संदेश जाए। तो टीचर को थोड़ा व्यक्तिगत चीज़ें त्याग कर बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा काम करना चाहिए। जैसे कि क्लास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति को लेके, जेंडर को लेके, लो लर्नर, फास्ट लर्नर, इस सब को लेके नहीं। हर बच्चा बराबर है, हर बच्चे पर नज़र होना चाहिए टीचर का, और क्यूरियोसिटी वाला बालक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि क्लास में सारे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो जानने को लेके। बायस्ड नहीं होना चाहिए टीचर को किसी भी बच्चे के संबंध में। हम्बल उसको होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सर्विस फीलिंग उसको रखना चाहिए। सर्विस फीलिंग का दो है कि जो टीचिंग कर रहे हैं वो एक सेवा का काम है, व्यवसाय नहीं है। तो सेवा के माध्यम से उसको ईमानदारी से करना चाहिए। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति भी सेवा का भाव टीचर को रखना चाहिए। अगर नलकी खुल गया है, पानी गिर रहा है, तो टीचर को जाकर बंद करके बच्चों को दिखाना चाहिए कि पानी गिर रहा है तो बंद करना चाहिए। पर्यावरण का सुरक्षा होता है। क्लास से जब निकलिए छुट्टी होते समय तो लाइट को ऑफ कर दीजिए। बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए, बताइए। फ्लावर जो फूल पौधे होते हैं उसको मत तोड़िए। टीचर ऐसी चीज़ें वहाँ पे सिखाए, बताए। क्लीनलीनेस, क्लास को साफ़ सुथरा रखने और खुद को साफ़ सुथरा। बच्चे देखते हैं लंच वंच करते हैं, सब कचरा फैला देते हैं। तो सारी चीज़ें खुद खाए एक दिन क्लास में, और उसको साफ़ वगैरह अच्छे से कर दे। और
क्लास में कभी जो भी साफ सफाई है वो करके दिखाए बच्चों को, ताकि बच्चे सीखें। इक्विटी का अप्रोच रखे, यानी समतावादी दृष्टिकोण के साथ क्लास में वर्क करे। जिस बच्चे को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प प्रदान करे, असिस्टिव सपोर्ट दे। सेल्फलेस वैल्यू दिखाने का कोशिश करे कि मेरा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है, हम यहाँ पे जो टीचिंग कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि एक पीढ़ी को, भारत को एक ऐसी नई पीढ़ी मिले जो ऊर्जावान हो और अलग अलग सेक्टर में जाके अच्छा काम कर सके। पीयर ग्रुप से भी स्कूल के अंदर बच्चे सीखते हैं वैल्यू को। जैसे कि देखते होंगे स्कूल में हिंदू धर्म के बच्चे रहते हैं, इस्लाम धर्म के बच्चे होते हैं, जैन, बौद्ध, सिख सब धर्म के होते हैं। लेकिन आप देखे होंगे घर में कितना भी चीज़ें मम्मी पापा या कोई भी सिखा ले कि बेटा दूसरे धर्म का खाना मत, दूसरे धर्म का पीना मत, लेकिन जब स्कूल में दोस्ती एक बार हो जाती है ना जी, तो ये सब कुछ नहीं दिखता है। मैं भी बचपन में ऐसी चीज़ें मानता था, क्योंकि मुझे वैसे शिक्षा नहीं मिली थी कि मैं ये धार्मिक भेदभाव से दूर रह सकता। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये सारी चीज़ें मेरे से बहुत ही दूर चली गई, और न तो आज मैं कास्टिज्म को मानता हूँ और न तो ये भेदभाव को। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे लिबरल होना अच्छा लगता है और एक भारतीय के रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ। तो पीयर ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी धर्म का हो, हम उसका लंच करेंगे, उसको किताबें देंगे, उसके घर जाएंगे, ये सारी चीज़ें दोस्ती में हो जाती है। और वहाँ से हम ये चीज़ सीखते हैं कि हमें कट्टरता हमारे अंदर नहीं आनी है। सहयोग की भावना होती है। देखते होंगे अगर आप 1-2 दिन स्कूल नहीं आए, नोट्स आपको बनाना है तो आप दूसरे बच्चे से मांग के ले जाते हैं, सवाल नहीं आता है तो बच्चा बता देता है। तो सहयोग जैसा जो वैल्यू है वो हमारे अंदर इनकलकेट होता है। देखभाल, केयर, दोस्ती हो जाती है तो एक दूसरे का हम लोग देखभाल भी करते हैं। मतलब कि तुम्हारा देखो बैग खुल गया है, किताब अंदर डाल लो नहीं तो गिर जाएगा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भी जो एटीट्यूड है हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। आदत, कंपटीशन की आदत हमको हो जाती है कि उस बच्चे से ज़्यादा नंबर मेरा आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मेरा लामलाइट जो है पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा क्लास में। और सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट बच्चों को सिखाती है ना चीज़, या जो वैल्यू या एटीट्यूड विकसित करती है उनके अंदर, वो है आपका करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। अब देखिए बच्चा क्लास 1 का है, 2 का है, 5 का है, करिकुलम उसका उसको डायरेक्ट उसके अंदर उसके होल पर्सनालिटी पे वर्क करती है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथमेटिक्स सबसे वो बच्चा क्या है सीखने की कोशिश करता है। जैसा उसका चैप्टर होते हैं, चैप्टर में जो टॉपिक होते हैं उनसे ही वो चीज़ सीखने की कोशिश करता है। तो उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट एसएसटी से हो जाता है, इंटेलेक्चुअल मैथ साइंस पढ़ के होता है। और फिजिकल आपका देखे होंगे कि स्पोर्ट कराया जाता है, तो स्काउट गाइड कराया जाता है। तो करिकुलम के माध्यम से ये सारे वैल्यूज उसके अंदर इनकलकेट होते हैं एक छात्र के अंदर। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बड़ी योगदान होता है ये एटीट्यूड और वैल्यूज को डेवलप करने में। ड्रामा के माध्यम से वो अलग अलग कैरेक्टर को जीता है और अनुभव करता है। स्पोर्ट के माध्यम से उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। स्काउट गाइड के माध्यम से सेवा का भाव उसके अंदर आता है। एनसीसी, एनएसएस के माध्यम से भी सेवा का भाव आता है। डिबेट के माध्यम से वो मुखरता जैसे गुणों को अपने अंदर इनकलकेट करता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो भाईचारा, सौहार्द और सहानुभूति जैसे गुणों को सीखता है। म्यूजिक, डांस कराए जाते हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में। और हॉबी क्लब भी बहुत सारे स्कूलों में मौजूद होता है अपनी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए। तो इन सब माध्यम से स्कूल के अंदर वैल्यूज और एटीट्यूड को इनकलकेट करने का काम किया जाता है। अब इसके बाद आपका अगला है कम्युनिटी। कम्युनिटी में कैसे एटीट्यूड और वैल्यूज को डेवलप किया जाता है। तो कम्युनिटी यानी हम कम्युनिटी किसको बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं। समुदाय जैसे हमारे धर्म का एक हिंदू समुदाय हो गया, अगर हम गांव से आते हैं तो हमारा ग्रामीण समुदाय हो गया। उस प्रकार से समुदाय में कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों की जो साझा पहचान होती है, उनकी संस्कृति समान होती है, उनके रंग, रूप, पोशाक, ये सारी चीज़ें समान होती है। तो सोशल वैल्यूज हम समुदाय के अंदर रहकर सीखते हैं। और समुदाय अपने लोगों में सोशल वैल्यू को कैसे डेवलप करता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से। आप देखेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के हैं तो रामलीला, रासलीला हो रहा है। तो रामलीला, रासलीला से राम का कैरेक्टर, कृष्ण भगवान का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे पिता का आज्ञा मानना है, कैसे सत्य बोलना है और कैसे अहिंसा का
काम करना है, और ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। त्याग का सीख मिलता है। सोशल वर्क के माध्यम से भी सीखते हैं। गंदगी न फैलाने के लिए एक जागरूकता रैली हो रही है या लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो उससे सेल्फ अवेयरनेस का जो क्वालिटी है वो इनकलकेट होता है। सोशल गैदरिंग्स के माध्यम से, सेलिब्रेशंस के माध्यम से, पार्क्स के माध्यम से, प्लेग्राउंड के माध्यम से वैल्यू को इनकलकेट करने का काम किया जाता है समुदाय के द्वारा। कल्चरल वैल्यू, फेस्टिवल, अपना अपना फेस्टिवल होता है हर समुदाय का, स्पेशल ओकेशन होते हैं, तो उससे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। रिलीजियस वैल्यूज हो गए, हर धर्म का एक अपना त्यौहार होता है, और समुदाय में यदि हम रह रहे हैं तो सभी धर्मों के त्यौहार से हम सीखने का कोशिश करते हैं, वो आपका कल्चरल वैल्यूज में आ जाएगा। और रिलीजियस वैल्यू का अपना त्यौहार होता है, जैसे टेम्पल, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब धार्मिक स्थलों के बारे में जानने को मिलता है। शांति जैसा जो हमारा वैल्यू है, पीस, उसको हम यहाँ से सीखते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज भी हम समुदाय के अंदर रह के सीखते हैं। समुदाय के द्वारा, स्थानीय नेताओं द्वारा बहुत सारे मुद्दों पे कई गतिविधियां की जाती हैं, उससे हम लोग देखते हैं, वहाँ पे भाग भी लेते हैं, तो सीखने को मिलता है। बड़े नेताओं द्वारा बहुत सारी रैली की जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो सामाजिक न्याय जैसा मूल्य हमारे अंदर इनकलकेट होता है। इसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू भी समुदाय हमें देता है। इकोनॉमिक वैल्यू कैसे देता है? अगर हम समुदाय में रहते हैं तो समुदाय में जो प्रतिष्ठित या जानकार व्यक्ति होते हैं, वो हम लोग को सिखाते हैं कि देखो, फिजूल खर्चा करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। आज लोग देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, आत्मनिर्भर बन जाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने सामान की सुरक्षा करो, नहीं तो चोरी हो जाएगा। बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति पर बल देते हैं कि कम से कम तुम इतना कमा लो कि अपना मकान वगैरह ठीक से बना लो, बच्चों को पढ़ा लो, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो तुम कभी धनी नहीं होगे। काम निरंतर करोगे तब तो आगे बढ़ोगे, और धंधा में ईमानदारी रखो, नीयत खराब रखोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से आर्थिक वैल्यू भी समुदाय प्रोवाइड करता है। समुदाय में जो मौजूद अच्छे लोग होते हैं वो रोल मॉडल बनते हैं नई पीढ़ी के लिए, कि ये देखो पूरा जीवन अपना समाज सेवा के लिए दे दिए। तो इस प्रकार से लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है? युवा संगठन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? युवा संगठन होता है, युवाओं के लिए ये संगठन होता है। और ये संगठन क्या करता है कि जो युवा हैं उनके अंदर वैल्यू को, एटीट्यूड को, उनके पर्सनालिटी को डेवलप करने का काम करता है। जैसे कि युवा संगठन में अगर हम एक बेहतर उदाहरण देखें तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर का है। ये एक युवा संगठन है जो क्या काम करता है, आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ कैडेट कोर है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना, वायुसेना, जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। ये एनसीसी के द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां छात्रों को कराई जाती हैं? पर्वतीय रेंज में ले जाके उनको ट्रैक और ट्रैकिंग सिखाया जाता है, पैरासेलिंग सिखाया जाता है, सेलिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग, ऊँट सफारी सिखाया जाता है। ये सब बहादुरी के स्किल हैं कि आप कैसे कितना बहादुर हो जाएंगे और कितना मजबूत, सशक्त, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के गुण इनकलकेट किए जाते हैं। इसमें आपको, जब आप जुड़ जाते हैं एनसीसी से, तो आपको कुछ छात्रवृत्ति या भत्ता वगैरह भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो युवा संगठन होता है वो युवाओं के लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से वो सामाजिक न्याय जैसा जो महत्वपूर्ण एक वैल्यू है हमारे समाज की, उसको डेवलप करता है युवाओं के अंदर, कि अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है तो आपको उसके लिए लड़ना है और अपनी बात को रखना है और हार नहीं मानना है, सत्य अधर्म के आगे नहीं झुकना है। तो जो युवा संगठन होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं जिनके साथ कुछ गलत होता है। तो ऐसे में लोगों में सामाजिक न्याय की भावना विकसित होती है, लोगों को विश्वास होता है कि हमें न्याय मिलेगा। युवाओं की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाता है युवा संगठन। वो उन्हें सिखाता है कि आप भी अगर कुछ मुद्दे समाज में मौजूद हैं जिन पे एड्रेस करना चाहिए, जिन पे बोलना चाहिए और उनको समाधान के लिए हमें भाग लेना चाहिए, तो आप आइए, भागीदारी कीजिए और हम लोग मिल के संघर्ष करेंगे। और एकता का गुण दे देता है ये, और भाईचारे का गुण देता है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दुख में
हम शामिल होते हैं, सहानुभूति देते हैं, तमाम प्रकार के यहाँ से जो वैल्यू हैं वो इनकलकेट होते हैं। अवकाश गतिविधियाँ, छुट्टी के दिन हम समाज सेवा कुछ कर लें, सेवा का भाव, स्वैच्छिक जुड़ाव, यदि आप अपनी इच्छा से इसके अंदर जुड़ा जाता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता है। तो ये व्यक्तिगत व सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है आपको युवा संगठन। तो युवा संगठन के द्वारा अगर हम पूछें कि किस प्रकार का वैल्यू डेवलप किया जाता है, तो जो भी है, सत्य है, ईमानदारी है, आपका अहिंसा है और सेवा भाव है, एकता है, भाईचारा है, सामाजिक न्याय है, प्रेम है, शांति है, इस सभी वैल्यू को इनकलकेट किया जाता है। युवा संगठन के अगर आप कुछ उदाहरण देखेंगे तो एक देख सकते हैं NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ये छात्रों का एक युवा संगठन है जो यूनिवर्सिटी के अंदर अपने छात्र संघ अध्यक्ष, ये सारे चीज़ों पे चुनाव लड़ता है और युवाओं को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज में तमाम प्रकार के जो मुद्दे उठते हैं उस पे आंदोलन करता है, रैलियाँ निकालता है, अपनी भागीदारी करता है। उसी प्रकार से एक ABVP है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका नारा है ज्ञान शील एकता। तो शील क्या है? विनम्रता। ज्ञान क्या है? ज्ञानी विवेक। ज्ञान से क्या मिलता है? विवेक जैसा वैल्यू डेवलप होता है और शील यानी विनम्र बनते हैं। एकता का ये संदेश देता है। इसका एक कोटेशन है, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। तो कितना अच्छा मतलब वैल्यू है कि जो शिक्षा है वो हम अपना जीवन यापन कर लें इसलिए है, और अपना जीवन किस लिए है कि राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें। इसी प्रकार से एक है अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, ये भी एक युवा संगठन है जिसमें कि रोहित वेमुला करके एक छात्र थे SU से, वो जुड़े हुए थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो इस प्रकार के जो युवा संगठन होते हैं वो भी वैल्यू को डेवलप करने में मदद करते हैं। तो आज हमने चारों को देख लिया। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आज आपका यूनिट 1 समाप्त हो गया है और हम लोग अगले सेशन से यूनिट 2 पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी टॉपिक था यूनिट 1 में मैंने सारा पढ़ा दिया है। मैंने आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ा दिया, उसके अंदर जो भी एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस था ये भी पढ़ा दिया है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी पढ़ाया एजुकेशन में, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताया, और एजुकेशन के जितने भी सोशल सब सिस्टम थे और उनका एजुकेशन से क्या रिलेशन था ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। और आज की इस क्लास में मैंने ये बताया कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस प्रकार से एटीट्यूड और वैल्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और कौन कौन से एटीट्यूड, कौन कौन से वैल्यू ये फॉर्मेशन करते हैं। तो यूनिट 1 समाप्त है। इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे बात भी कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो। और बाकी पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ये चैनल एमएड वालों के लिए प्रतिबद्ध है और हम आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे देने का कोशिश करते हैं।